स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 7 9th बायो का मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपका इसमें आज लास्ट टॉपिक होगा, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हमने जो लास्ट लेक्चर स्टडी किया था उसमें हमने देखा था रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। उसमें हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और देन हमने देखा था उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने देखना है कि उसमें हमने स्टडी किया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, मतलब फूड की ऑक्सीडेशन होती है और हमें एनर्जी मिलती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज होता है और हमें एनर्जी मिलती है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू टूटते हैं, कौन कौन से वो प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, सेकंड जो प्रोसेस है वो है क्रेब्स साइकिल, और थर्ड जो स्टेप आ जाता है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारे पास जो हम कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स में होती है। एक है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा स्टेप है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। यहाँ पे आप देखें इसके नाम से जाहिर हो रहा है ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। यहाँ पे हम कहते हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है कि हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाना। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन कैसे होगी कि हम कहते हैं कि ग्लूकोज का हमें पता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको आपने तोड़ना है, यहाँ से आपने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, आपने देखना है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करके आपने छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, ये कार्बन का 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ये जो पायरुविक एसिड है इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। अगर इसका आप फार्मूला देखें तो आप कहते हैं पायरुविक एसिड का जो फार्मूला है वो है C3H4O3। ये C3 का क्या मतलब है कि इसके अंदर 3 कार्बन है। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के अंदर होते हैं 6 कार्बन। अब यहाँ पे हमने बात की पायरुविक एसिड की, पायरुविक एसिड के अंदर आगे 3 कार्बन, मतलब यहाँ पे कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से आपके पास कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल आएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, और इनके साथ आपके पास 2 ATP आएंगे, इसके साथ NAD आएंगे, NADH। ये हमारे पास एनर्जी यूनिट्स हैं। एक हमारे पास बनता है, हम कहते हैं 2 ATP यूनिट्स बनते हैं और 2 आपके पास NADH बनते हैं। NADH भी आपने लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में जब आपने स्टडी किया था, हमने ATP का स्ट्रक्चर हमने देखा था। हमने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी करेंसी की यूनिट है ATP। इसी तरह NADH भी जो है ये भी एनर्जी का यूनिट है। हम NAD की ब्रेकडाउन की वजह से जब एक NAD टूटता है तो यहाँ से हमें 2 ATP मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने ATP आएंगे, 2 NADH के टूटने की वजह से टोटल हमारे पास 4 ATP फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड के यूनिट्स बनते हैं और उसके साथ ATP बनता है और उसके साथ NADPH बनता है। ये जो प्रोसेस है इसको आप नाम देते हैं, ये है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता किधर है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लिविंग सेल की बात करते हैं तो ये ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगा, ग्लाइकोलिसिस सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इसमें ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है इसमें आप देखें आपको कहीं पे भी एनर्जी, ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होती, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस की आपको समझ आ गई। ग्लाइकोलिसिस क्या चीज़ है, ब्रेकडाउन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की इनटू 2 पायरुविक एसिड यूनिट्स विद द 2 ATP एंड 2 NADH। इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इसमें हम कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो एनारोबिक प्रोसेस है, मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेब्स साइकिल।
अब अगला स्टेप है क्रेब्स साइकिल। हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था, कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो हमारे पास क्या चीज़ थी, पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। अब जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था वो क्रेब्स साइकिल में हम कहते हैं वो रिएक्टेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, क्रेब्स साइकिल ऐसा रिएक्शन है, ऐसी सीरीज़ है रिएक्शंस की, हम कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है। इसमें कॉन्स्टेंटली रिएक्शंस होते रहते हैं, सीरीज़ है ये रिएक्शंस की। इसमें क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। हमने जब ग्लाइकोलिसिस की बात की थी, हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक प्रोसेस है, इसमें हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल है इसमें हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। अब क्या होता है कि यूं ही ऑक्सीजन मिलती है सेल को, तो जो मॉलिक्यूल होता है पायरुविक एसिड का वो साइटोप्लाज्म से मूव करके जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ऑर्गेनेली है उसके मैट्रिक्स में चली जाती है। हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑक्सीजन यूं ही सेल को मिलती है तो पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना था, पायरुविक एसिड moves from cytoplasm to mitochondria। अब यहाँ पे बात गौर से सुने कि क्या होता है कि हम कहते हैं कि पायरुविक एसिड हमारे पास बना, अगर हम यहाँ पे एक सेल बना देते हैं, यह है हमारे पास सेल, ठीक है, ये हमारे पास है इस सेल का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड पोर्शन, जो सेल का फ्लूइड पोर्शन है उसको हम कहते हैं ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये हमारे पास इस सेल का न्यूक्लियस। अब आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर बेशुमार ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज मतलब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, यहाँ पे गोल्जीज भी हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स भी हैं, ईआरस भी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साइटोप्लाज्म में होती हैं। अब हमने कहा कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी चीज़ हो रही है, ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। अब ग्लाइकोलिसिस की वजह से हमारे पास बना यहाँ पे 3 किसी कंपाउंड, मतलब हमारे पास बना पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ पे जाएगा, ये पायरुविक एसिड यहाँ से मूव करके ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फ्लूइड वाला पोर्शन है, फ्लूइड वाला पोर्शन, इसके फ्लूइड वाले पोर्शन को क्या आप कहते हैं, मैट्रिक्स। मतलब पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से कहाँ पे चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियन मैट्रिक्स के अंदर। ये जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आप परफॉर्म होंगे इसको आप कहते हैं ये है क्रेब्स साइकिल। हम इसको क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं कि एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था सर हांस क्रैब, उस बंदे ने इस सीरीज़ ऑफ रिएक्शन को डिस्कवर किया था, इस वजह से हम इस रिएक्शन को कहते हैं ये है क्रेब्स साइकिल। किसने इसको डिस्कवर किया था, सर हांस क्रैब्स, इसने डिस्कवर किया था ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन, इसने चेक किया था ये किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, इस वजह से हम इस रिएक्शन को कहते हैं ये है हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। अब क्या होता है कि डायरेक्ट जो क्रेब्स साइकिल है वो पायरुविक एसिड की वजह से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है। अगर हम इस पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं जो यहाँ से इधर से इस साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव किया था, तो दरमियान में जब ये मूव कर रहा होता है तो ये जो पायरुविक एसिड है ये पहले एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। हर पायरुविक एसिड जो है वो एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसको आप कहते हैं एसिटाइल कोए। ये एक एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें ये कन्वर्ट होता है और उसके साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ अटैच होती है और साथ बनता है NADH। अब जो स्टार्ट है, अगर हम यहाँ पे साइकिल ड्रा करें, अगर हम कहते हैं ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस एंड हो रहा है, हम कहते हैं यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस एंड हुआ, हमारे पास यहाँ पे आया पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट इस साइकिल के अंदर इंटर नहीं होगा, ये पायरुविक एसिड जो है ये पहले कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में।
देन ये एसिटाइल कोए जो है ये साइकिल के अंदर इंटर होगा और क्रैब साइकिल कंटिन्यू होगा। अब क्या है, क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोए जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ बनता है हमारे पास ATP और उसके साथ बनता है NADH और हमारे साथ इसके साथ बन जाता है FADH2। कि यहाँ पे देखें कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, जब ये इस रिएक्शन के अंदर, इस क्रैब साइकिल के अंदर आएगा तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बन जाती है तो हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमने क्रैब ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि हमारे पास 2 ATP बने, 2 NADH बने, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें बनती हैं। एक ATP बनता है, NADH बनता है और FADH2 बनता है। ये 3 चीज़ें, ये एनर्जी यूनिट्स हैं या एनर्जी पैकेट्स आप कह सकते हैं, जो यहाँ पे बनते हैं। किस साइकिल में, ये क्रैब साइकिल है, इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा है कि इसमें सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था वो आपने मूव करवाया साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। देन आप कहते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन क्रैब साइकिल में पायरुविक एसिड डायरेक्ट इंटर नहीं करता, पायरुविक एसिड को आप कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A में, और देन जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इसमें एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ आपके पास आ जाती है एनर्जी ATP, NADH और FADH2 की फॉर्म में। अब जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि इसमें आपने ये जो आपके पास NADH और FADH2 बनता है, इसको आपने मूव करवाना है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको ETC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम अगर इसमें देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो आप एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट हुआ और देन हमने क्रैब साइकिल को स्टडी किया। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि हम अगर इसका साइड देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो हो गया क्रैब साइकिल। अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं क्रैब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास क्रैब साइकिल में आपके पास NADH बना था और FADH बना था, NADH और FADH2, ये जो चीज़ें आपके पास इलेक्ट्रॉन क्रैब साइकिल के अंदर बनी थी, ये हम क्या करते हैं, हम इनको रिलीज़ कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं FADH2 और NADH, ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ कर देती हैं। किस तरह रिलीज़ करती हैं कि जब ये इसमें से हाइड्रोजन आयंस निकल जाते हैं यहाँ से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NAD में और साथ इसके बन जाता है FAD। ये दोबारा ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी चीज़ है, ये हमारे पास कोएंजाइम्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम पास करवाते हैं और इन्हीं की वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। स्टूडेंट्स, जब हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में भी हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज पे पहुंचता है, लाइट फॉल करती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और देन आपने कहा था कि एक क्लोरोप्लास्ट से दूसरे तक जाने तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। यही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसकी वजह से आपने उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। और देन आपने क्या करना है कि उसमें आपने देखा था जब लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके साथ आपने कहा था ATP बनता है। आपको याद होगा आपने जी स्कीम में देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके साथ ATP की भी फॉर्मेशन होती है। और लास्ट पे यही जो इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन आयन थे, इनकी वजह से आपने देखा था कि आपके पास लास्ट पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और साथ पे हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से बन जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास एनर्जी बजट है कि टोटल एनर्जी कितनी ज़्यादा बनती है इस पूरे रिएक्शन में, कि ये लास्ट पॉइंट है आपका इसमें से
कि ये जो आपने एनर्जी बनाई है, इसमें ये जो रिएक्शन आपने करवाया है सेलुलर रेस्पिरेशन में, 3 रिएक्शंस आपने करवाए हैं, ग्लाइकोलिसिस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और क्रेब्स साइकिल है। इसमें आपने देखना है कि एनर्जी का बजट कितना है, मतलब आपके पास कितनी एनर्जी आई। बजट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आप एक स्केच यहाँ पे ड्रा करते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले होता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। इसके साथ हमारे पास बनते हैं 2 NADH। अब ये जो 2 NADH हैं, इनको अगर हम देते हैं, हम कहते हैं कि इसमें से एक NADH जो है उसकी वजह से हमारे पास आते हैं 2 ATP। अब हमारे पास टोटल ATP यहाँ पे 2 NADH बने तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब 2 NADH बने हैं तो हमारे पास टोटल ATP कितने आ गए, 4 ATP आ गए। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हर NADH में से जो 2 ATP बनते हैं उनमें से एक ATP साइकिल में यूज़ हो जाता है, एक ATP पीछे रह जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 ATP यहाँ पे बने, इन 2 में से 2 यूज़ हो गए, 2 पीछे रह गए। तो मतलब हमारे पास टोटल कितने ATP आ गए ग्लाइकोलिसिस में, 4 ATP। अब अगर हम यूज़ होने वालों को ना देखें, हम टोटल नेट देख लें तो हम ये कहते हैं 2 ATP बने, इस NADP की वजह से 4 ATP बने। नेक्स्ट जो अगला स्टेप है वो हम देखते हैं कि इसमें क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जब पायरोविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी बनती है। कौन सी एनर्जी बनती है, यहाँ पे हमारे पास 2 NADH बनते हैं। यहाँ पे अगर एक बात है कि यहाँ पे एक NADH की वजह से हमारे पास 3 ATP बनते हैं। अब यहाँ पे एक इनमें से अगर हमने कहा कि 2 NADH हमारे पास बन रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 ATP बने, 6 में से 2 हमारे पास यूज़ हो गए, पीछे हमारे पास बचे ये वाले 4 ATP। अब जो अगली चीज़ है हमारे पास वो हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल में पायरोविक एसिड जब कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में तो हमारे पास बनते हैं 2 NADH। अब 2 NADH होंगे तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक NADH की वजह से 3 ATP बने और 2 की वजह से 3, तो टोटल हमारे पास कितने ATP आ गए, 6 ATP। हमारे पास क्रेब्स साइकिल जब पायरोविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। एक के टूटने की वजह से हमारे पास 3 ATP के यूनिट्स आते हैं, तो टोटल हमारे पास ATP हो गए यहाँ पे 6 ATP। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास जब ये साइकिल स्टार्ट होता है इस तरह से, इस साइकिल में हमारे पास बनते हैं 2 ATP। 2 ATP बने, उसके साथ हमारे पास 6 NADH बने और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे बनते हैं 2 FAD। यहाँ पे इसको अगर साइड पे लिखूँ तो यहाँ पे कितने ATP हो गए। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास ये जो साइकिल स्टार्ट होता है इसमें हमारे पास बनते हैं 3 ATP, 6 NADH2 और यहाँ पे बनते हैं 2 FADH2। और यहाँ पे हम कहते हैं कि इस तरह से ATP की फॉर्मेशन ATP। अब अगर हम NADH की वजह से देखें तो हमारे पास एक NADH की वजह से बनते हैं 3 ATP, तो यहाँ पे टोटल 18 ATP आ गए। अब इसमें से एक FADH2 की वजह से हमारे पास कितने ATP बनेंगे, 2 ATP। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने ATP आ गए, 4 ATP यूनिट। अब आपने क्या करना है, अब आपने टोटल ATPs को कैलकुलेट करना है कि आपके पास टोटल कितने ATP बनते हैं।
ये एसिटाइल CoA के बाद वो साइकिल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखें 2 4 6 और 6 12 और 2 14 और आप टोटल करें तो इसमें से आपके पास जो नेट ATP आ जाता है वो आपके पास आ जाते हैं 36 ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो आपके पास टोटल ATP बनते हैं वो आपके पास आ जाते हैं 36 ATP की फार्मेशन होती है। इसमें से ये टोटल 36 हैं, इसमें से कुछ जो हैं वो साइकिल में यूज़ हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो दोबारा साइकिल में हम इंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस है और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, फोटोसिंथेसिस क्या है और रेस्पिरेशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।